हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज़ भी अच्छी चल रही हैं। और आज हम करने वाले हैं हिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड क्लास 7 चैप्टर 9 स्टार्ट हमने किया था, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगज़ेब। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें हमने जहांगीर और शाहजहां के बारे में पढ़ लिया है। आज हमें आगे का चैप्टर कंटिन्यू करना है और उसके बाद हम औरंगज़ेब के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर आज के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस इसकी चैप्टर की कवर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। जहांगीर एंड शाहजहां, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जहांगीर और शाहजहां के टाइम पीरियड में आर्ट और आर्किटेक्चर का क्या रोल रहा, कैसा रहा आर्ट और आर्किटेक्चर, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 बिल्डिंग्स ऑफ जहांगीर डिजर्व स्पेशल मेंशन। 2 बिल्डिंग्स जो जहांगीर ने बनवाई वो स्पेशल मेंशन डिज़र्व करती हैं, यानी कि बहुत ही स्पेशल बिल्डिंग्स हैं वो। उनमें से एक है, वन इज़ द मौजोलियम ऑफ अकबर एट सिकंदरा। उन 2 बिल्डिंग्स में से एक बिल्डिंग है आपकी अकबर का मौजोलियम जो बनाया गया है सिकंदरा में। दिस सिंपल बट ब्यूटीफुल बिल्डिंग वॉज इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट विहाराज ऑफ इंडिया। ये जो सिंपल लेकिन बहुत ही सुंदर बिल्डिंग जो थी, मौजोलियम जो था अकबर का, वो इंस्पायर्ड था। किसके द्वारा इंस्पायर्ड था? बुद्धिस्ट विहार जो थे इंडिया के, उनके द्वारा ये इंस्पायर्ड थी ये बिल्डिंग। अनदर रिमार्केबल बिल्डिंग इज, दूसरी बिल्डिंग कौन सी थी? टॉम्ब ऑफ इतिमाद उद दौला एट आगरा, बिल्ट बाय नूरजहां वाइफ ऑफ जहांगीर फॉर हर फादर। दूसरी बिल्डिंग थी, टॉम्ब था इतिमाद उद दौला का, आगरा में बनाया गया था, नूरजहां ने बनवाया था, जो जहांगीर की वाइफ थी उसने अपने फादर के लिए बनवाया था। इट वॉज बिल्ट होली ऑफ वाइट मार्बल डेकोरेटेड विथ पित्रा ड्यूरा वर्क इन सेमी प्रीशियस स्टोन्स। ये जो टॉम्ब था जो नूरजहां ने अपने फादर के लिए बनवाया था वो पूरा वाइट मार्बल से बना था, कम्प्लीटली वाइट मार्बल से बना हुआ था, लेकिन उसमें डेकोरेशन किस चीज़ की हो रही थी? पेट्रा ड्यूरा वर्क की। उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ किया जाता है और मोज़ैक वर्क बनाया जाता है उसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा आजकल मोज़ैक वर्क चल रहा है, तो उसमें सेमी प्रीशियस स्टोन्स को यूज़ करके पीतरा ड्यूरा वर्क किया था, मोज़ैक वर्क किया था। मुगल पेंटिंग रीच्ड अ क्लाइमैक्स अंडर जहांगीर हु वॉज हिमसेल्फ एन एक्सीलेंट कॉनोशियर। मुगल पेंटिंग्स जो थी वो अपने पीक पर, एक क्लाइमैक्स पर पहुंच जाती हैं जहांगीर का जब शासन आता है, क्योंकि जहांगीर भी खुद एक एक्सीलेंट कॉनिशियर था। कॉनिशियर यानी कोई ऐसा इंसान जो फाइन आर्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता है। ठीक है, तो जहांगीर के पास भी इसके बारे में बहुत नॉलेज थी, इसलिए मुगल पेंटिंग उसके टाइम पर एक क्लाइमैक्स पॉइंट तक पहुँच जाती है। अपार्ट फ्रॉम पेंटिंग से अलग, पेंटिंग के साथ साथ हंटिंग, बैटल एंड कोर्ट सीन्स स्पेशल प्रोग्रेस वॉज मेड अंडर जहांगीर इन पोर्ट्रेट पेंटिंग्स एंड पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स। पेंटिंग के साथ साथ हंटिंग, बैटल, कोर्ट सीन्स, इन सभी के साथ साथ स्पेशल प्रोग्रेस बनाई गई जहांगीर के अंडर। पोर्ट्रेट पेंटिंग भी की गई और एनिमल्स की पेंटिंग भी की गई। फेमस आर्टिस्ट ऑफ जहांगीर कोर्ट वर, जहांगीर का जो दरबार था उसके फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से थे? आगा रेज़ा, अबुल हसन, ठीक है, ये सब थे। ये देखिए आपको मुगल पेंटिंग दिखाई हुई है यहाँ पर, ये है, तो उसके फेमस आर्टिस्ट कौन कौन से थे? और आगा रेज़ा, अबुल हसन और उस्ताद मंसूर, बिशनदास, मनोहर एंड गोवर्धन, ये सभी उसके फेमस आर्टिस्ट थे उसके दरबार में। बट लेटर ऑन ड्यू टू औरंगजेब्स लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पेंटिंग लेड टू द डिक्लाइन इन द मुगल पेंटिंग। लेकिन जब उसके बाद औरंगज़ेब आता है, ठीक है, तो औरंगज़ेब को पेंटिंग करना पसंद नहीं था, इसीलिए औरंगज़ेब के शासन के दौरान मुगल पेंटिंग में एक डिक्लाइन आ जाता है, मुगल पेंटिंग ख़त्म होती चली जाती हैं। The most remarkable feature of शाहजहां's rule was his encouragement to art and architecture। शाहजहां के शासन में सबसे ज़्यादा उसका फेमस फीचर क्या रहा कि उसने आर्ट और आर्किटेक्चर को एनकरेज किया और स्प्रेड करने में सबकी हेल्प करी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द इंजीनियर किंग। शाहजहां को इंजीनियर किंग भी बोला जाता है। हिज नेम इज़ वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड एज द बिल्डर ऑफ द ताजमहल। उसका नाम किसका? शाहजहां का पूरे वर्ल्ड में सभी को पता है, किस रूप में जानते हैं कि इसने ताजमहल बनवाया था। इट इज़ द वंडरफुल मॉन्यूमेंट फॉर हिज बिलव्ड वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम, ऑल्सो नोन एज मुमताज़ महल। ठीक है, ताजमहल एक वंडरफुल मॉन्यूमेंट था जो उसने अपनी बिलव्ड वाइफ, अपनी प्यारी वाइफ अर्जुमंद बानो बेगम के लिए बनवाया था। उसे मुमताज़ भी बोलते हैं और उस ताजमहल को हम मुमताज़ महल भी बोलते हैं।
इट इज़ सेड दैट शाहजहाँ कलेक्टेड द बेस्ट बिल्डर्स, ये कहा जाता है कि शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाने के लिए बेस्ट बिल्डर्स को कलेक्ट किया, बेस्ट आर्टिस्ट को इकट्ठा किया था, एट दैट ही कुड फाइंड इन हिज टाइम टू बिल्ड द ताज, जो वो अपने टाइम में उन लोगों को ढूंढ पाया कि वो लोग ताज बनाएंगे, तो अपने टाइम के बेस्ट बिल्डर्स और बेस्ट आर्टिस्ट को उसने हायर किया था ताजमहल बनवाने के लिए। द ताजमहल इज़ बिल्ट ऑफ प्योर वाइट मकराना मार्बल, ताजमहल जो है वो पूरा एकदम प्योर वाइट मकराना मार्बल का बना हुआ है, ठीक है। सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड लेस लाइक स्क्रीन्स वर यूज टू डेकोरेट द मौजूरियम, सेमी प्रेशियस स्टोन्स और लेस जैसे स्क्रीन्स को यूज़ किया गया है मौजूरियम को डेकोरेट करने के लिए। द ताजमहल इज़ एन ऑक्टागोनल मॉन्यूमेंट विद 4 मिनारेट्स एंड अ मेजेस्टिक डोम, ताजमहल जो है आपका एक ऑक्टागन की शेप में मॉन्यूमेंट है जिसकी 4 मिनारेट्स हैं और एक मैजेस्टिक डोम है, ठीक है। द होल स्ट्रक्चर इज सेट इन एन एक्सटेंसिव गार्डन, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ताजमहल का वो एक बड़े से गार्डन में सेट है। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा ही ऑल्सो बिल्ट द ब्यूटीफुल मोती मस्जिद पर्ल मॉस्क्यू इन आगरा, और ताजमहल के अलावा उसने सब बहुत सुंदर मोती मस्जिद भी बनवाया था जिसे पर्ल मॉस्क्यू भी बोलते हैं, आगरा में था, ये आगरा में है, ठीक है। शाहजहाँ शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ, जब उसकी प्यारी वाइफ की डेथ हो जाती तो शाहजहाँ ने अपनी कैपिटल आगरा से दिल्ली कर ली थी। द न्यू कैपिटल वॉज नेम्ड शाहजहानाबाद, नई कैपिटल का उसने नाम क्या रख दिया, शाहजहानाबाद रख दिया। ही बिल्ड द मैग्निफिशेंट रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद हियर, और उसने वहाँ पर बहुत बड़ा और सुंदर रेड फोर्ट और जामा मस्जिद बनाया, ठीक है, दिल्ली में ये सब। इनसाइड द रेड फोर्ट के अंदर आप और क्या देख सकते हैं, यू कैन सी दी फेमस दीवाने आम, ठीक है, आप फेमस दीवाने आम यानी कि हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस देख सकते हो, दीवाने खास हॉल ऑफ प्राइवेट ऑडियंस, रंग महल एंड मोती मस्जिद आप इसके अंदर देख सकते हो। दीवाने खास वॉज द मोस्ट मेजेस्टिक बिल्डिंग अमॉन्ग अदर्स, दीवाने खास जो है इन सभी बिल्डिंग्स में से एक सबसे ज़्यादा मेजेस्टिक सबसे बड़ी अच्छी बिल्डिंग है दीवाने खास। जामा मस्जिद इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क्यूज़ इन इंडिया, जामा मस्जिद जो है वो इंडिया में जितने भी लार्जेस्ट मॉस्क्यूज़ हैं उनमें से एक है, कौन सी, जामा मस्जिद। दिस मॉस्क्यू स्टैंड्स ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, ये जो जामा मस्जिद है ये एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। इट वॉज डिज़ाइन टू प्रोक्लेम द ग्लोरी ऑफ इस्लाम, जामा मस्जिद इसलिए बनाया गया था ताकि इस्लाम की जो शान और शौकत है उसे दिखाया जा सके, प्रोक्लेम किया जा सके, याद किया जा सके। इट वॉज डेकोरेटेड विद प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स एंड गोल्ड, जामा मस्जिद को डेकोरेट किया गया था बहुत ही कीमती पत्थर से, स्टोन से, जेम्स से और गोल्ड से। ये जेम्स हमारी जेम्स नहीं है कलरफुल वाली, ये भी स्टोन्स होते हैं एक तरह के, ठीक है। अंडर शाहजहाँ के अंडर द आर्ट ऑफ पेंटिंग ऑल्सो डेवलप्ड सिग्निफिकेंटली, पेंटिंग की आर्ट भी डेवलप हुई। शाहजहाँ गेव लिबरल पैटर्नेज टू द आर्टिस्ट, और शाहजहाँ ने लिबरल पैटर्नेज भी दिया आर्टिस्ट को। द एक्सपेंसिव एंड एक्सक्विसाइट पिकॉक थ्रोन वॉज प्लेस्ड इन द दीवाने खास, दीवाने खास में एक बहुत ही महंगा और बहुत बड़ा पिकॉक का सिंहासन, मोर सिंहासन रखा गया था दीवाने खास में। शाहजहाँ इनकरेज्ड पेंटिंग बट हिज रियल इंटरेस्ट ले इन आर्किटेक्चर, शाहजहाँ ने पेंटिंग को तो बढ़ावा दिया ही दिया था लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट था वो आर्किटेक्चर में था। ही बिल्ड सम इनक्रेडिबल एंड ऑ इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर्स, उसने बहुत ही सुंदर और इंस्पायरिंग स्ट्रक्चर्स बनवाए थे। द मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स पीक ऑफ ग्लोरी ड्यूरिंग दिस पीरियड, मुगल एम्पायर इस पीरियड में अपनी पीक पर पहुंच चुका था, पीक ऑफ ग्लोरी तक पहुंच चुका था, बहुत शान और शौकत पर तक पहुंच चुका था। पीस एंड प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल ड्यूरिंग दिस टाइम, और इस टाइम पर पीस उसके पूरे एम्पायर में, मुगल एम्पायर जो था वो उसमें शांति फैली हुई थी और प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है, सुख समृद्धि फैली हुई थी। द स्टेट वॉज रिच, उसका स्टेट बहुत ही रिच था, एंड अर्नड अ ह्यूज इनकम, और उनकी बहुत ही बड़ी अच्छी खासी इनकम भी थी। शाहजहाँ इशूड वन ऑफ द हैवीएस्ट गोल्ड कॉइन्स, शाहजहाँ ने वन ऑफ द हैवीएस्ट गोल्ड कॉइन भी इशू करवाए। वन ऑफ दीज कॉइन इज इन स्विट्जरलैंड, और इनमें से एक कॉइन कहाँ पर है आपका, स्विट्जरलैंड में है, अब भी है। दीज कॉइन्स वर यूज्ड एज गिफ्ट्स, और इन कॉइन्स को किस लिए यूज़ किया जाता था, गिफ्ट्स में देने के लिए, ठीक है। हाउ एवर अंडर दिस पॉम्प एंड शो ले सम इनविजिबल साइंस ऑफ डिके, लेकिन इस पॉम्प एंड शो में कुछ इनविजिबल साइंस भी थे डिके के, यानी कुछ खराबी भी आई। लार्ज सम्स ऑफ मनी वर बीइंग स्पेंट ऑन वॉर्स, बिल्डिंग्स, एंटरटेनमेंट एंड एक्सपीडिशंस, क्या करा, बहुत सारा पैसा युद्ध में, बिल्डिंग्स में, एंटरटेनमेंट में और एक्सपीडिशंस में, अलग खर्चों में स्पेंड किया जाने लगा। इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट विच वॉज होल्डिंग द एम्पायर टुगेदर,
सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उस मुगल एम्पायर की, वो इतनी स्ट्रांग थी जो पूरे एम्पायर को इकट्ठा जोड़ के रख रही थी। ठीक है, आगे देखिए इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। द ताज स्टैंड्स इवन टुडे एज द सिंबल ऑफ इमोर्टल लव। ताज जो है वो आज भी ऐसे ही खड़ा है और उसका मेन मोटिव क्या है, सिंबल है ये एक इमोर्टल लव का। ठीक है, यानी कि प्यार कभी मरता नहीं, ये बोल रहे हैं। इट शोज अ वेराइटी ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस, इसमें बहुत सारे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ठीक है, कल्चर्स, अलग अलग कल्चर की अलग अलग टेक्निक्स इसमें यूज़ करी गई हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द आर्किटेक्चर ऑफ ताज, ताज का जो आर्किटेक्चर है वो पर्शिया से आया था। कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन टॉम्ब फ्रॉम अफगानिस्तान, गार्डन में जो टॉम्ब बनाने का कॉन्सेप्ट था वो अफगानिस्तान से आया। डेकोरेटिव मोटिव्स जो यूज़ किए गए वो शिराज से आए। डोम जो आया वो टर्की से आया। एंड द यूज़ ऑफ वाटर एज मिरर फ्रॉम कश्मीर, और वाटर जो यूज़ किया गया है वहाँ पर, देखते हो ना आप ताजमहल अगर गए होंगे, हमने देखा होगा वहाँ पर बीच में क्या है, एक वाटर पूल टाइप है। ठीक है, तो वाटर है वहाँ पर, तो उसे मिरर की तरह यूज़ किया गया है। तो ये आइडिया भी कहाँ से आया था, कश्मीर से आया था। तो इस तरीके से ताजमहल जो है वैरायटी ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस शो करता है। तो ये था शाहजहाँ और जहांगीर के टाइम पर आर्ट एंड आर्किटेक्चर का क्या स्कोप था, ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। ठीक है, पहले हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा, फिर शाहजहाँ के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में। एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, इन दी वेक ऑफ द वॉर ऑफ सक्सेशन। वॉर ऑफ सक्सेशन यानी कि आगे सिंहासन पर कौन चढ़ेगा, इसके युद्ध की वजह से उसमें क्या हुआ, अमंग दी 4 सन्स ऑफ शाहजहाँ, शाहजहाँ के 4 बेटों के बीच में युद्ध हुआ था। किस चीज़ का युद्ध हुआ था कि सिंहासन पर मैं बैठूंगा, मैं राज करूंगा, मैं राज करूंगा, या फिर मैं राज करूंगा। चारों बेटे ऐसे लड़ रहे थे आपस में, तो उनमें से औरंगज़ेब जीत जाता है। सो औरंगज़ेब असेंडेड द थ्रोन इन CE 1658 एंड टुक द टाइटल ऑफ आलमगीर। इसलिए औरंगज़ेब जो है वो सिंहासन को ग्रहण करता है 1658 में, और वो आलमगीर का टाइटल अपने लिए गेन कर लेता है। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स अंडर औरंगज़ेब कैन बी डिवाइडेड इंटू 2 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। मुगल्स की जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है औरंगज़ेब के शासन के दौरान, उसे हम 2 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली स्टेज है बिटवीन 1658 एंड 1681। सबसे पहली स्टेज हो गई, औरंगज़ेब रिमेन इन द नॉर्थर्न इंडिया एंड ड्यूरिंग द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज रूल, दैट इज फ्रॉम 1681 टू 1707 ही रिमेन बिजी इन द डेक्कन, कंक्वेयरिंग डेक्कन स्टेट्स एंड चेकिंग द ग्रोइंग पावर्स ऑफ द मराठास। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, स्टार्टिंग के 1658 से 1681 तक औरंगज़ेब जो था वो नॉर्थर्न इंडिया में रहा। ठीक है, और लास्ट के 25 ईयर्स में, यानी कि 1681 से 1707 तक वो डेक्कन एरिया में रहा। वहाँ पर वो डेक्कन स्टेट्स को जीतना चाहता था और मराठास की ग्रोइंग पावर को चेक करना चाहता था। ठीक है, तो उसने ये काम किया था। अब आता है रिवॉल्ट्स ड्यूरिंग औरंगज़ेब्स राइन। औरंगज़ेब का जब शासन था तो उस टाइम कौन कौन से रिवॉल्ट्स हुए, कौन कौन से युद्ध हुए। औरंगज़ेब हैड टू फेस ट्रबल्स एंड रिवॉल्ट्स थ्रू आउट हिज लाइफ। औरंगज़ेब को अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ और बहुत सारे विद्रोह झेलने पड़े। औरंगज़ेब फॉलोड वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। औरंगज़ेब ने बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ फॉलो करी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था वो, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाए उसने। ही रिवाइज द टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम्स एंड इंक्रीज द लैंड टैक्स फ्रॉम 1/3 to 1/2 ऑफ द प्रोड्यूस। तो औरंगज़ेब ने क्या किया था, उसने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर टैक्स लगा दिया फिर से, जो उसने बंद कर दिया था। ठीक है, इससे पहले वाले रूलर ने बंद कर दिया था ना, और उसने फिर इसने टैक्स स्टार्ट कर दिया फिर से नॉन मुस्लिम्स पर, और लैंड टैक्स उसने इंक्रीज कर दिया। 1/3 था जो उसे बढ़ाकर उसने 1/2 कर दिया। ठीक है, नो मर्सी वॉज शोन टू फार्मर्स इवन ड्यूरिंग फ्लड्स एंड ड्रॉट। अगर बाढ़ या फिर सूखा पड़ जाता था तो फार्मर्स पर कोई भी दया भाव नहीं दिखाया गया। ऑल दिस लेड टू रिवॉल्ट्स बाय जाट्स, बुंदेलास एंड सतनामीज़। ये सभी की वजह से युद्ध होने लगे, विद्रोह छिड़ गए। ठीक है, जाट, बुंदेलास और सतनामीज़ ने। द सिक्स, द राजपूत, द मराठास रिवॉल्टेड अगेंस्ट हिम एंड द पीरियड विटनेस द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। सिक्स राजपूत और मराठास ने उसके अगेंस्ट विद्रोह छेड़ दिया और इस पीरियड में मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, यानी कि बिखर गया। औरंगज़ेब वॉज अ डिवोटेड सनी मुस्लिम हु लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। औरंगज़ेब एक बहुत ही डिवोटेड सनी मुस्लिम था। मुस्लिम्स जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक सुन्नी होता है, एक दूसरा होता है। ठीक है, तो सुन्नी मुस्लिम था जिसने बहुत ही सिंपल लाइफ जी। ही वुड कॉपी द कुरान एंड सीव द कैप्स टू अर्न हिज लिविंग। तो उसने कुरान को कॉपी भी किया था। ठीक है, यानी कॉपी करके, जैसे कॉपीज़ बेचते हैं ना सब लोग,
तो वो कॉपी भी करी और उसने कैप्स भी सिली थी ताकि अपनी जीवन वो चला सके। ही वॉज कॉल्ड जिंदा पीर, उसे जिंदा पीर बोला गया। एज ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, अब जो वो एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था। ही बैंड वाइन, म्यूजिक एंड वेरियस फेस्टिविटीज़। ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम यानी कि मुस्लिम्स के सारे जितने भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उन्हें फॉलो करने वाला था, इसलिए उसने वाइन, म्यूजिक और बहुत सारे फेस्टिविटीज़ को बैन कर दिया था। दो औरंगजेब पजेस सम ऑफ द ग्रेट क्वालिटीज़, अब औरंगजेब में बहुत सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, बट ही फेल्ड एज एन एम्पर, लेकिन एक राजा के रूप में वो फेल हो गया था। ही वॉज नॉट टॉलरेंट टूवर्ड अदर फेथ्स, वो दूसरों के विश्वास की तरफ कोई टॉलरेंस नहीं था, यानी कि जैसे और रूलर्स थे वो क्या करते थे, मतलब दूसरे के धर्मों को भी रेस्पेक्ट देते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं था। ठीक है। ही री-इंट्रोड्यूस जाजिया विच लेड टू डिसकंटेंटमेंट अमंग पीपल, उसने जाजिया टैक्स भी फिर से री-इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर से स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से लोगों के बीच में लोग उससे नाराज़ रहने लगे। ठीक है। द जागीरदारी क्राइसिस एडेड फ्यूल टू द फायर, जागीरदारी क्राइसिस होने की वजह से इसमें आग में और फ्यूल लग गया। ठीक है। लोग और भड़क गए। अब हम ये थे रिवॉल्ट्स औरंगज़ेब के शासन के दौरान, किस वजह से हुए आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ उसने नॉन मुस्लिम्स पर टैक्स लगा दिया, लैंड टैक्स इंक्रीज़ कर दिया, जाजिया टैक्स लगा दिया इन फिर से। ठीक है। और वो फार्मर्स पर कोई दया भाव भी नहीं दिखाता था, फ्लड या ड्रॉट हो जाता था, तो इसी वजह से क्या हुआ, मुग़ल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हुआ। औरंगज़ेब्स रिलेशन विद सिख लोगों के साथ औरंगज़ेब के रिलेशंस कैसे थे, संबंध कैसे थे। द 9th गुरु ऑफ सिख लोगों के जो 9th गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, ही क्रिटिसाइज द रिलीजियस पॉलिसी ऑफ औरंगज़ेब, उन्होंने औरंगज़ेब की जो रिलीजियस पॉलिसी थी, धर्म के रिलेटेड जो उसकी पॉलिसीज़ थी औरंगज़ेब की, उसका क्रिटिसाइज़ किया, उसका विद्रोह किया। ठीक है। उसकी निंदा करी। ही वॉज अरेस्टेड, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया एंड ब्रॉट टू दिल्ली, और उन्हें दिल्ली लाया गया, किसे, गुरु तेग बहादुर को, वेयर ही वॉज मार्टियर्ड इन चांदनी चौक, और दिल्ली में उन्हें चांदनी चौक में शहीद कर दिया जाता है। मार्टियर्ड मीन्स शहीद कर दिया गया उन्हें। ठीक है। कहाँ पर, चांदनी चौक, दिल्ली में। The relations between the Sikhs and the Muslims were already strained because of Guru Arjan Dev's execution at the hands of Jahangir for helping his rebel son. सिख और मुस्लिम लोगों का जो रिलेशन था वो पहले ही से ही स्ट्रेंड था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि गुरु अर्जन देव ने जहांगीर के जो विद्रोही बेटा था उसे बचाया था, उसे अपने घर में शरण दी थी। इसी वजह से जहांगीर, उनका सिख और मुस्लिम्स का रिलेशन पहले से ही ख़राब था फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स, और उसके बाद से सिख्स हैड बिकम द एनिमीज़ ऑफ द मुगल्स, और उस दिन के बाद से मुगल्स, सिख लोग जो है वो मुगल्स लोगों के क्या बन गए, दुश्मन बन गए। गुरु गोबिंद सिंह द 10th गुरु एंड सन ऑफ गुरु तेग बहादुर, 9th सिख थे उनके गुरु तेग बहादुर, उनके बेटे आते हैं गुरु गोबिंद सिंह जो 10th गुरु बनते हैं। उनके कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ हिज फादर, उन्होंने अपने फादर की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। ही ऑर्गेनाइज्ड खालसा, उन्होंने खालसा स्टार्ट किया था। ओपन वॉर्स स्टार्टेड बिटवीन सिख्स एंड मुगल, सिख और मुगल लोगों के बीच में खुले युद्ध होने लगे। औरंगजेब एंड हिज सक्सेसर्स हैड टू फेस कंटिन्यूस ट्रबल फ्रॉम द सिख्स, औरंगजेब और उसके जो सक्सेसर्स आए उन्हें कंटिन्यूस ट्रबल, परेशानियां फेस करनी पड़ी सिख लोगों से। आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद हिज सक्सेसर फेल टू चेक द राइजिंग पावर ऑफ द सिख्स, जब औरंगजेब मर जाता है तो उसके बाद और सक्सेसर्स जो आए उसके, ठीक है, उसके बाद जो भी लोग आए वो सिख लोगों की राइजिंग पावर को चेक करने में फेल हो जाते हैं। द सिख्स ग्रेजुअली इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर, इसी वजह से सिख लोग जो है वो एक पॉलिटिकल पावर की तरह ग्रो अप हो गए। कौन, सिख लोग, क्योंकि औरंगजेब की डेथ के बाद उसके जो आगे आने वाली पीढ़ी थी वो उन्हें नहीं कर पाई कंट्रोल। अब आता है वॉर विद द राजपूत्स के साथ जो युद्ध हुए। द राजपूत्स वर नॉट वेल ट्रीटेड बाय औरंगजेब, राजपूत्स को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं देते थे, औरंगजेब ने राजपूत्स को अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं दिया। राजा जयसिंह एंड राजा जसवंत सिंह वर केप्ट अवे, राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह को अलग रखा गया, किससे, फ्रॉम द कोर्ट एट दिल्ली, दरबार से, दिल्ली में जो दरबार था उससे अलग रखा गया। राजा जयसिंह वॉज अ लॉयल जनरल बट ही वॉज सस्पेक्टेड एंड इंसल्टेड आफ्टर द एस्केप ऑफ शिवाजी, राजा जयसिंह एक बहुत ही वफादार जनरल थे लेकिन उन पर शक किया गया और उनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी गई क्योंकि वहाँ से शिवाजी भाग गए थे उनके चंगुल से। वैन राजा जसवंत सिंह डाइड इन CE 1678, जब राजा जसवंत सिंह CE 1678 में मर जाते हैं, हिज माइनर सन अजीत सिंह वॉज डिटेन्ड एट दिल्ली एंड
हिज स्टेट मारवाड़ वॉज एनेक्स टू दी मुगल एम्पायर। जब राजा जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है तो उनके छोटे बेटे अजीत सिंह को डिटेन कर लिया जाता है दिल्ली में। डिटेन यानी उन्हें रोक दिया जाता है दिल्ली में, क्योंकि वो जगह उस प्लेस को छोड़कर नहीं जा सकते, और उनका जो स्टेट था मारवाड़ उसे मुगल एम्पायर के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया जाता है। दुर्गा दास राठौड़ अ ब्रेव राजपूत, एक बहुत ही बहादुर राजपूत थे। ही रेस्क्यूड अजित सिंह, उन्होंने अजित सिंह को बचाया। द राजपूत्स ऑफ मारवाड़, मेवाड़ एंड सम अदर स्टेट्स जॉइंड हैंड्स टू फाइट अगेंस्ट औरंगजेब। जो मारवाड़ के राजपूत थे, मेवाड़ के थे और दूसरे स्टेट्स के जो राजपूत थे, उन्होंने आपस में हाथ मिलाए और औरंगजेब के अगेंस्ट फाइट करने के लिए वो खड़े हो गए। द वॉर कंटिन्यूड फॉर मैनी ईयर्स, ये युद्ध बहुत सालों तक चला। इन 1681 में द राणा ऑफ मेवाड़ साइंड अ ट्रीटी विद औरंगजेब। राणा ऑफ मेवाड़ ने क्या करा, औरंगजेब के साथ एक ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी मीन्स लास्ट लेक्चर में बताया था क्या होता है ट्रीटी मीन्स, कि एक ऐसा एग्रीमेंट साइन करना कि आगे से युद्ध वो लोग नहीं करेंगे, फॉर्मली किसी भी युद्ध को ख़त्म कर दिया उन्होंने, ठीक है। औरंगजेब देन डाइवर्टेड हिज अटेंशन टू डेक्कन, और उस ट्रीटी को साइन होने के बाद औरंगजेब ने अपना जो ध्यान था वो डेक्कन एरिया की तरफ डाइवर्ट कर लिया। However, the Rajputs of Marwar continued their struggle and the Mughals recognized Ajit Singh as the independent ruler of Marwar after औरंगजेब्स डेथ। लेकिन मारवाड़ के जो राजपूत थे उन्होंने अपना स्ट्रगल कंटिन्यू रखा और मुगल्स ने अजीत सिंह को पहचान देख लिया कि वो एक इंडिपेंडेंट रूलर बन चुका है मारवाड़ का औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद, ठीक है। ये उनके युद्ध थे राजपूत के साथ। अब बात आती है, ये औरंगजेब की कहानी चल रही है सब, ठीक है। रिलेशंस विद द मराठास के साथ रिलेशंस कैसे थे अब उनके। कन्फ्लिक्ट स्टार्टेड बिटवीन मुगल्स एंड मराठास ओवर द कंक्वेस्ट ऑफ बिजपुर। बिजपुर को हासिल करने की वजह से मुगल्स और मराठास के बीच में युद्ध हुआ। शिवाजीज इंक्रीजिंग पावर पोज्ड अ थ्रेट टू द मुगल्स। शिवाजी की जो इंक्रीजिंग पावर थी, इस वजह की शिवाजी की पावर ताकतें बढ़ती जा रही थी, इस वजह से मुगल्स को बहुत डर लगने लगा। औरंगजेब वॉज डिटरमाइंड टू डिफीट शिवाजी। औरंगजेब बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड था कि उसे शिवाजी को हराना है। शिवाजी अटैक्ड द टेरिटरीज ऑक्यूपाइड बाय द मुगल्स एंड कैप्चर्ड मैनी फोर्ट्स। शिवाजी ने जो टेरिटरीज मुगल्स की थी उस पर अटैक किया और उसके बहुत सारे किलों को अपने अंडर कर लिया, कैप्चर कर लिया। औरंगजेब सेंट शाइस्ता खान, वन ऑफ हिज मोस्ट लॉयल जनरल्स, टू चेक शिवाजीज ग्रोइंग पावर, बट दिस अटेम्प्ट फेल्ड। औरंगजेब ने शाइस्ता खान, जो उसका एक बहुत ही वफादार जनरल था, उसे भेजा कि ये चेक करे कि शिवाजी की पावर कितनी है, लेकिन ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है उसका। शिवाजी कैप्चर्ड सूरत एंड टुक अ लॉट ऑफ वेल्थ विच ही हैड वॉन फ्रॉम द मुगल्स। शिवाजी ने सूरत को भी अपने अंडर कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया और बहुत सारा धन वहाँ पर वो ले गए जहाँ जो उन्होंने मुगल से जीता था। राजा जयसिंह वॉज सेंट टू सप्रेस शिवाजी। राजा जयसिंह को भेजा गया ताकि वो शिवाजी को हरा दें। शिवाजी फेल टू विन ओवर द राजा, लेकिन शिवाजी यहाँ पर फेल हो जाते हैं। एंड वॉज फोर्स टू साइन अ ट्रीटी एट पुरंदर इन 1665, और उन्हें फोर्स किया गया शिवाजी को कि वो साइन ऑफ ट्रीटी को साइन कर दें पुरंदर में 1665 में। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी, ट्रीटी के टर्म्स के अकॉर्डिंग ट्रीटी में क्या लिखा था, ही सरेंडर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ फोर्ट्स टू द मुगल्स। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे फोर्ट्स, बहुत सारे किले मुगल्स के नाम कर दिए। किन्होंने, शिवाजी ने। जयसिंह इन्वाइटेड शिवाजी टू विजिट द मुगल कोर्ट एट आगरा विद अ व्यू टू एंड द मुगल मराठा राइवलरी। जयसिंह ने शिवाजी को मुगल कोर्ट में बुलाया, ठीक है, आगरा में। वो ये चाहते थे कि मुगल मराठा का जो युद्ध है उसे ख़त्म कर दिया जाए, बट द विजिट टू आगरा प्रूव टू बी अ डिज़ास्टर। लेकिन वो जब आगरा आए तो वो एक डिज़ास्टर प्रूफ हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा तबाही मच गई। शिवाजी वॉज इंसल्टेड एंड अरेस्टेड बट ही एस्केप्ड। शिवाजी की बहुत ज़्यादा इंसल्ट करी जाती है, उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है, और लेकिन फिर भी वो भाग जाते हैं वहाँ से। शिवाजी वॉज डिटरमाइंड टू क्रश द मुगल पावर एंड स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम। शिवाजी बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि उन्हें मुगल पावर को ख़त्म करना है और एक इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम उन्हें इस्टेब्लिश करनी है। ही अटैक्ड सूरत एंड रिकवर्ड मोस्ट ऑफ हिज फोर्ट्स। उन्होंने सूरत पर अटैक किया, ठीक है, और अपने जो उन्होंने किले उन्हें दिए थे ना अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी, वो उन्होंने रिकवर कर लिए, मोस्ट ऑफ, कुछ उसमें से। शिवाजी अडॉप्टेड द गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक विद ग्रेट सक्सेस। शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक होती है उसे बहुत सक्सेस के साथ अडॉप्ट कर लिया। द मराठा फैमिलियरिटी विद द टेरेन गेव देम एन एडज ओवर द एनिमीज़। मराठा जो थे वो टेरेन एरिया से बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे, जिस वजह से उन्हें एनिमीज़ पर जीत हासिल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हुई। अब बात आती है औरंगजेब्स डेक्कन कैंपेन।
औरंगज़ेब ने जो डेक्कन एरिया में कैंपेन किए थे उससे रिलेटेड कुछ पढ़ते हैं अब। औरंगज़ेब स्पेंड द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ फाइटिंग इन द डेक्कन। औरंगज़ेब ने अपने लास्ट जीवन के 25 साल वो डेक्कन में फाइट करने में बिता दिए। ऑब्जेक्ट ऑफ हिज डेक्कन वॉर्स वॉज टू कन्क्वेयर बिजपुर एंड गोलकोंडा एंड ऑल्सो टू क्रश दी मराठा पावर। उन्होंने जो डेक्कन एरिया में कैंपेन किए थे उनका मेन मोटिव ये था कि वो बिजपुर और गोलकोंडा को जीतना चाहते थे और मराठा पावर को ख़त्म करना चाहते थे। बिजपुर वॉज एनेक्स टू द मुगल एम्पायर इन CE 1686। बिजपुर को अपने कब्जे में कर लिया जाता है मुगल एम्पायर के, ठीक है, 1686 में। फॉल ऑफ बिजपुर वॉज फॉलोड बाय द इन्वेजन ऑफ गोलकोंडा। बिजपुर उनके अंडर आ गया, इस वजह से गोलकोंडा पर भी वो लोग आराम से अटैक कर पाए। आफ्टर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस वॉरफेयर, कुछ लगातार युद्ध होने के बाद गोलकोंडा वॉज सीज्ड, गोलकोंडा को सीज कर लिया गया, उन्हें घेर लिया गया। एंड एनेक्स टू द मुगल एम्पायर इन CE 1687, और 1687 में वो भी मुगल एम्पायर के अंडर आ जाता है। औरंगजेब फेल टू क्रश दी मराठास। उसका दो मेन मोटिव थे, बिजपुर और गोलकोंडा को अपने अंडर करना चाहता था, वो तो कर लिया, लेकिन वो मराठास को क्रश करने में फेल हो जाता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा लंबी स्ट्रगल के बाद, ही डाइड एट औरंगाबाद इन CE 1707, और 1707 में वो उसकी औरंगाबाद में डेथ हो जाती है। हिज डेक्कन पॉलिसी प्रूव टू बी हिज नेमेसिस एंड हैस्टेंड द डिक्लाइन ऑफ हिज एम्पायर। उसकी जो डेक्कन पॉलिसी थी वो नेमेसिस प्रूफ होती है। नेमेसिस मीन्स होता है इम्पॉसिबल फील होती है कि इम्पॉसिबल हो थी वो उसकी डेक्कन पॉलिसी, सफल नहीं हो पाई और उसके एम्पायर का डिक्लाइन भी हो गया इसी वजह से, ठीक है। तो ये था औरंगज़ेब की डेक्कन कैंपेन्स जिसमें उसकी डेथ हो जाती है। अब बात आती है लेटर मुगल रूलर्स। औरंगज़ेब के बाद जो मुगल रूलर्स आए उनकी बात करते हैं। देयर वॉज नो लॉ ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग दी मुगल्स। मुगल्स में कोई भी लॉ ऑफ सक्सेशन नहीं था। सो एवरी टाइम अ किंग डाइड देयर एंस्यूड अ वॉर फॉर सक्सेशन अमॉन्ग दी पॉसिबल कंटेंडर्स, ठीक है। लॉ ऑफ कंसेशन यानी कोई ऐसा कानून नहीं था कि अगर इस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद कौन बैठेगा, इससे रिलेटेड कोई लॉ नहीं था। इसलिए जब भी कोई राजा मरता था तो एक युद्ध छिड़ जाता था, ठीक है, कि इस सिंहासन पर कौन बैठेगा। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में मरने के बाद औरंगजेब के अ वॉर ऑफ सक्सेशन कंटिन्यूड फॉर सम टाइम एंड फाइनली मुआज़्ज़म इमर्ज्ड विक्टोरियस एंड असेंडेड द थ्रोन विद द टाइटल बहादुर शाह फर्स्ट 1707 to 1712, ठीक है। जब औरंगजेब मर जाता है तो वॉर ऑफ सक्सेशंस होते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो चलते रहते हैं और फाइनली मुअज़्ज़म जीत जाता है और वो सिंहासन पर चढ़ जाता है और उसे टाइटल भी मिलता है बहादुर शाह फर्स्ट, और उसका शासन रहता है 1707 से 1712 तक। आफ्टर हिज डेथ, फिर बहादुर शाह फर्स्ट की डेथ होने के बाद जहांदार शाह बिकेम दी रूलर हु वॉज ओवरथ्रोन बाय हिज नेफ्यू फर्रुखसियार ओनली टू बी अ पपेट रूलर अंडर द कंट्रोल ऑफ सैयद ब्रदर्स। उसकी बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु होने के बाद जहांदार शाह रूलर बन जाता है, जिसे वो भी हटा दिया जाता है सिंहासन पे से उसके नेफ्यू फर्रुखसियार के द्वारा। वो भी एक पपेट रूलर था, ठीक है, किसके कंट्रोल में था, वो सैयद ब्रदर्स के कंट्रोल में था। कौन? फर्रुखसियार, जो उसका नेफ्यू था, किसका? जहांदार शाह का, ठीक है। सैयद ब्रदर्स नाउ प्लेड द रोल ऑफ किंग मेकर। सैयद ब्रदर्स ने किंग मेकर का रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। दे एनथ्रोन्ड मोहम्मद शाह एज एम्परर इन 1720, और उन्होंने मोहम्मद शाह को सिंहासन दे दिया 1720 में। पहले सिर्फ फर्रुखसियार को कंट्रोल किया था उन्होंने अपने अंडर करके, ठीक है, उस पे मतलब बैठा तो वो था लेकिन कंट्रोल कौन करता था? सैयद ब्रदर्स कंट्रोल करते थे। इन CE 1748 में मोहम्मद शाह वॉज एबल टू ओवरथ्रो दी सैयद ब्रदर्स। मोहम्मद शाह जो है वो इतना काबिल बन जाता है कि 1748 में उसने सैयद ब्रदर्स को हटा दिया। बट बाय दिस टाइम सम रूलर्स डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज इंडिपेंडेंट। लेकिन इस टाइम में क्या होता है, कुछ रूलर्स अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। अलीवर्दी खान इन बंगाल, सादत अली खान इन अवध एंड निज़ामुल मुल्क इन हैदराबाद बिकेम इंडिपेंडेंट रूलर्स। ये सभी इंडिपेंडेंट रूलर्स बन जाते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम। और उसी टाइम पर दी मराठा, सिख्स एंड जाट्स इंक्रीज देयर पावर। इन सबकी भी पावर बढ़ जाती है। सो इट इज़ क्लियर दैट एज द सेंटर बिकेम वीक द इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस ग्रेजुअली बिकेम मोर पावरफुल। तो इसलिए ये बात आपको आराम से क्लियर हो गई होगी कि सेंटर कमज़ोर हो गया उनका, ठीक है। इसी वजह से इंडिपेंडेंट प्रोविंसेस जो बने थे, जिन लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था, तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं, ठीक है। ये थे लेटर मुग़ल रूलर्स के बारे में, जो बाद में आए थे मुग़ल रूलर्स, ठीक है, औरंगज़ेब के मरने के बाद। अब बात करते हैं कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुग़ल एम्पायर का डाउनफॉल
होने की वजह रीजंस क्या क्या थे। सबसे पहला है औरंगज़ेब की पॉलिसीज़। औरंगज़ेब फॉलोड एन ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी। औरंगज़ेब ने एकदम कट्टर वाली रिलीजियस पॉलिसी फॉलो करी थी। उसने जाजिया और पिलग्रिमेज टैक्स भी लगा दिया, जिस वजह से नॉन मुस्लिम्स एंटागोनाइज्ड हो गए, यानी कि उससे नाराज़ हो गए। ही ऑल्सो मेड एनिमीज़ ऑफ कम्युनिटीज़। उसने अपने दुश्मन भी पैदा कर लिए, जाट्स, सिख्स और मराठास उसके दुश्मन बन गए थे। इसलिए उसके औरंगज़ेब की जो पॉलिसी थी काम करने की, वो उसकी वजह से मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो गया। और दूसरा रीज़न क्या है, औरंगज़ेब्स डेक्कन पॉलिसी, डेक्कन एरिया की जो पॉलिसी थी, अभी पढ़ा था ना, कन्क्वेस्ट जो किए थे उसने बिजपुर एंड गोलकोंडा में। इट मेक द एम्पायर टू बिग टू बी एडमिनिस्ट्रेड एफिशिएंटली। ये दोनों चीज़ जीतने के बाद एम्पायर उसका इतना बड़ा हो गया कि वो एफिशिएंटली उन्हें एडमिनिस्टर नहीं कर पाया। मोर ओवर औरंगज़ेब्स लॉन्ग स्टे इन द डेक्कन नेगलेक्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर इन द नॉर्थ। और तो और औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा रहा था डेक्कन एरिया में, इस वजह से उसका एडमिनिस्ट्रेशन ख़राब हो गया। हिज एब्सेंस ऑल्सो हेल्प द राइज ऑफ द मराठा पावर। अब वो अपने एरिया में तो रहा नहीं, तो इस वजह से मराठा पावर बहुत ज़्यादा राइज हो जाती है। द डेक्कन वॉर्स डिप्लीटेड हिज ट्रेजरी। और डेक्कन एरिया में वॉर्स हुए तो बहुत ज़्यादा धन दौलत पैसा भी लगा होगा उसका, ठीक है, तो इस वजह से उसके जो खजाना था वो भी डिप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या था, वीक सक्सेसर्स। औरंगज़ेब के बाद जो सक्सेसर्स आए वो भी कमज़ोर थे। औरंगज़ेब सक्सेसर्स वर इनकॉम्पिटेंट एंड वीक, बहुत ज़्यादा इनकॉम्पिटेंट और वीक थे। एंड दे कुड नॉट सप्रेस द रिवॉल्ट्स और कंट्रोल द नोबल्स। और वो रिवॉल्ट्स को ना तो सप्रेस कर पाए, ना ही कंट्रोल कर पाए उन लोगों को। दे बिकेम टू एम्बिशियस एंड इंडिपेंडेंट। वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और इंडिपेंडेंट भी हो गए थे, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर वाले भी हो गए थे। और इवेंचुअली फिर क्या होता है, जो डेक्कन एरिया के गवर्नर्स थे, अवध और बंगाल के जो गवर्नर्स थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर्स की तरह डिक्लेयर कर दिया कि हम इंडिपेंडेंट रूलर्स हैं। तो इसी वजह से उसके वीक सक्सेसर्स थे, इसी वजह से तो कर पाए वो लोग। एम्पटी ट्रेजरी। औरंगज़ेब मेंटेन्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। औरंगज़ेब की बहुत ही बड़ी आर्मी थी, बट हिज लॉन्ग वॉर्स इन द डेक्कन कॉज्ड अ बिग ड्रेन ऑन द स्टेट ट्रेजरी। लेकिन उसने जो लॉन्ग वॉर्स किए थे ना डेक्कन एरिया में, इस वजह से उसकी स्टेट की जो ट्रेजरी थी वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब, औरंगज़ेब की डेथ होने के बाद ट्रेजरी ख़त्म हो गई, सारा खजाना खाली हो गया। और लेटर मुग़ल रूलर्स जो थे वो सोल्जर्स को पे नहीं कर पाए, ऑफिसर्स को पे नहीं कर पाए, और ना ही अपने खर्चे चला पाए, तो उनका धन खाली हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आगे बढ़ने से पहले एनरिच और नॉलेज में क्या बोल रहा है, औरंगज़ेब वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने वाला था। ही बैंड सिंगिंग इन दी कोर्ट। कोर्ट में सिंगिंग उसने बैन कर दी थी, लेकिन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और रॉयल बैंड नौबत जिसे बोला गया वो कंटिन्यूड रखा, सिंगिंग उसने बैन करी थी। औरंगज़ेब हिमसेल्फ वॉज एन एकम्प्लिश्ड वीना प्लेयर। उसे वीना बजाना अच्छे से आता था। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स ऑन क्लासिकल इंडियन म्यूजिक इन पर्शियन वर रिटन ड्यूरिंग हिज राइम। और बहुत सारी बुक्स क्लासिकल इंडियन म्यूजिक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई हैं थी उसके ही शासन में। समझ में आया। नेक्स्ट रीज़न क्या था डाउनफॉल का, राइज ऑफ न्यू पावर्स, नई पावर्स राइज हुई। लेटर मुगल रूलर्स वो इतने वीक थे दैट दे कुड नॉट सप्रेस द राइज ऑफ न्यू पावर्स, नेमली द सिख्स इन पंजाब, द मराठाज इन महाराष्ट्र। आगे के जो औरंगज़ेब के बाद जो मुगल रूलर्स आए वो इतने कमज़ोर थे कि जो नई पावर्स खड़ी हो रही थी उन्हें सप्रेस नहीं कर पाए, उन्हें दबा नहीं पाए। नई पावर्स कौन कौन सी आ रही थी, सिख्स आ रहे थे पंजाब में और मराठास आ रहे थे महाराष्ट्र में। दीज इंडिपेंडेंट पावर्स सेट अप देयर किंगडम्स एंड एस्टैब्लिश देयर कंट्रोल ओवर दी मुगल टेरिटरीज। ये जो इंडिपेंडेंट पावर्स थी उन्होंने अपना किंगडम सेटअप कर लिया था और अपने कंट्रोल भी मुगल टेरिटरीज पे स्टैब्लिश कर लिया था। इसी वजह से नई नई पावर्स वो हुई, राइज हुई, तो वो मुगल एम्पायर डाउनफॉल हो गया मुगल एम्पायर का। लास्ट इस चैप्टर का टॉपिक बचता है फॉरेन इन्वेजन्स, जो विदेशियों से उन्होंने युद्ध किए थे, ठीक है, आक्रमण जो हुए थे। द इन्वेजन्स ऑफ नादिर शाह का जो इन्वेजन हुआ था 1739 में। अहमद शाह अब्दाली का हुआ था 1747 से 1767 तक। शूक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर। इन दोनों आक्रमण होने की वजह से मुगल एम्पायर की जो नींव थी वो हिल जाती है। नादिर शाह आर्मी लूटेड द सिटी ऑफ दिल्ली एंड टुक अवे अ लॉट ऑफ वेल्थ। नादिर शाह की आर्मी ने दिल्ली सिटी को लूट लिया और बहुत सारा वेल्थ अपने साथ ले गए, धन ले गए। फेमस पिकॉक थ्रोन जो था शाहजहां का, जो दीवाने खास में था, ठीक है, और कोहिनूर जो हीरा है वो ईरान ले जाया गया। अहमद शाह अब्दाली इन्वेडेड इंडिया सेवरल टाइम्स बिटवीन 1747 एंड 1767। अहमद शाह अब्दाली ने इंडिया को सेवरल टाइम्स आक्रमण किया उसने इंडिया पर, ठीक है, 1747 और 1767 के बीच में। ही गेव अ क्रशिंग डिफीट टू द मराठास इन 1761 इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। उसने मराठास को हरा दिया 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। एंड मराठास कुड नॉट रीगेन देयर पास्ट ग्लोरी एवर अगेन। और मराठास जो हैं वो अपनी पास्ट पुरानी जो
शानो शौकत थी, चमक थी, वो वापस रिगेन नहीं कर पाए कभी भी। एंड अ लिटिल लेटर, और कुछ टाइम बाद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप्ड इन एंड रिप्लेस द मुगल पावर। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रखा और मुगल पावर को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये था पूरा मुगल एम्पायर के बारे में, किस वजह से रीजंस थे ये, कि किस वजह से डाउनफॉल हुआ। ये चैप्टर हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।